आप एक हेडिंग देख रहे हैं, आज का विषय वही है, संघ का साम्राज्यवाद। मेरे दोस्त मोदी, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को साम्राज्यवाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और इसकी व्याख्या करने से आपको पता चलेगा कि पूंजीवाद से कई गुना ज्यादा घातक होता है साम्राज्यवाद। यूं कहें कि दोनों लगभग एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पूंजीवाद में वाद को कहेंगे, अगर पूंजीवाद की व्याख्या करने लगे तो पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा भी होती है। वही एक सॉफ्ट पॉइंट ये समझ सकते हैं, वो प्रतिस्पर्धा शायद देश के लोगों के किसी काम आ जाए, बस ये कह सकते हैं। लेकिन साम्राज्यवाद में वो भी नहीं होता। साम्राज्यवाद सीधा ये होता है कि जो आपका मालिक कहेगा वही होगा, सब कुछ आपके मालिक का होगा, सब कुछ, और वही किया जा रहा है। उस मुद्दे को मैं आप लोगों को कई तर्कों से और कई बातों से समझाने और आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, डिक्लेयर हो चुका है। और कर्नाटक के चुनाव के समय एक मुद्दा उभर कर आया है, नंदिनी बनाम अमूल। इस पर लोग अपने अपने तरह से व्याख्या कर रहे हैं, जो आप तक पहुंचता होगा। आप उसे सुन रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया वैसे शायद इस तरह के विषय को नहीं दिखाता। सोशल मीडिया और कुछ क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारों द्वारा इसकी व्याख्या भी आप सुन रहे होंगे, तो उसके बारे में आपको पता चल रहा होगा। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो जो आप तक अभी पहुंच रहा है, उसके पीछे का खेल, उसके पीछे की बात बताऊंगा। उसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसका मतलब क्या है। दोस्तों, मैं बहुत पहले 8 साल से इस साम्राज्यवादी आरएसएस के संघ के इस साम्राज्यवादी सोच और खतरे के बारे में आप लोगों को आगाह करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आपके समझने के ऊपर है। अब धीरे धीरे वो खुलकर सामने आ रहा है। संघ साम्राज्यवादी सोच का संगठन है और उसी तर्ज पर वो अब देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। और मेरे दोस्त, मैं यहां तक अब धीरे धीरे कंफर्म भी हो रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि कुछ लोगों को मेरी छवि खराब करने की सुपारी दे रखी है। नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली संघ की तरफ ही इशारा कर रहे थे, संघ पर ही सवाल उठा रहे थे। और वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। आज एक पत्रकार वार्ता किए कांग्रेस के पवन खेरा ने, मैं उसको आपके सामने रखूंगा, जिससे और उसके बाद मैं उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की सोच को बताऊंगा। फिर आप समझ जाएंगे, आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन पवन खेरा ने क्या इस
इसमें क्या रखा आप लोगों के सामने पत्रकार वार्ता में, उन्होंने क्या कहा, इसे मैं आपको सीधे सुनाने की कोशिश करूंगा। आप भी सुनिएगा, फिर उसका अर्थ मैं बताऊंगा और उसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगा। आखिर उसके पीछे चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, और तब आपको समझ में आएगा नंदिनी बनाम अमूल के बीच की कहानी क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, पूर्ण खुलासा कुछ बातें नाम लेकर कर रहे हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। तो एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले। मैं आपको पवन खेरा के पत्रकार वार्ता में कही हुई बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके बाद में आगे वो बातें आपको बड़ी आसानी से बता पाऊं। हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आए, कोई फाउंडेशन है। हर मंत्री के यहां एक पीएस या सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है, क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने ना केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे। आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें।
कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। द बीजेपी डिवाइड पीपल। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने, मेरे दोस्त, सतपाल मलिक जी इसके बाद एक समय उन्होंने कुछ और बातें कही। अभी कुछ वक्त पहले इस बात को आपको सुनने के बाद एक बहुत जब मैं इसके पीछे की कहानी और इसके पीछे के विजन को बताऊंगा, आरएसएस के विचार को बताऊंगा, आरएसएस के इरादे को बताऊंगा, तब ज्यादा स्पष्ट आप समझेंगे। 2 दशक से आपकी पार्टी ओएसडी